वेदोतन्ते गुणपरिमलैर्या समास्तोपविष्टा वेदोतन्ते गुणपरिमलैर्या समास्तोपविष्टा ताः कस्यार्तिं दधति न खलस्पर्शदग्धाः कुमार्यः भूयो भूयः स्वयमनुपमां क्लान्तिमासादयन्ति मन्दाक्रान्ता भवति जगतः क्लेशदात्री चिन्ता मन्दाक्रान्ता भवति जगतः क्लेशदात्री चिन्ता। ये पद्य रूप गोस्वामी द्वारा प्रणीत ललित माधवम नाटक में प्रस्तुत हुआ है और इस छंद में पूरे मेघदूत और जो आज का प्रसंग है उसी से मिलता जुलता है। क्योंकि उसको मैंने बहुत गंभीरता से पढ़ा है और कालिदास का क्या प्रभाव पड़ा है परवर्ती कवियों पर, विशेष रूप से रूप गोस्वामी पर, तो वो उन भावों को ही मैंने कहीं न कहीं से कालिदास उसमें प्रभावित हैं। इसलिए मैं ऐसे पद्यों को आपके बीच प्रस्तुत कर कालिदास के प्रति भी उन सब की कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो मित्रों, संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर आज हम मेघदूत के उत्तर भाग का, उत्तर मेघदूत का आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। वस्तुतः मेघदूत पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत में मैंने समझता हूँ कि कालिदास ने कोई अंतर किया होगा, क्योंकि प्रसंग कल हमने देखा कि पूर्व मेघदूत में मेघ को यक्ष ने अलकापुरी तक का मार्ग बता दिया। अब अलकापुरी पहुँचने पर अब वो अलकापुरी का वर्णन करेगा जहाँ उसकी प्रियतमा रह रही है। तो इसीलिए हमारे कवियों ने या टीकाकारों ने तो उसको पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत में, तो पूर्व मेघदूत में यदि हम उसका विश्लेषण करना चाहें तो पूर्व मेघदूत में यक्ष द्वारा मेघ को अलकापुरी के लिए जो मार्ग निर्देशित किया गया है, बताया गया है, वह उस पर विशेष रूप से अभिव्यक्त हुआ है। और उत्तर मेघदूत में अब पूर्ण रूप से उस अलकापुरी का वर्णन होगा, वहाँ का क्या सौंदर्य है। अब वो कालिदास अपनी जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी दृष्टि है, उसके अनुकूल वो वहाँ का वर्णन करते हैं। तो विशेष कोई इसमें प्रसंग नहीं है, वही प्रसंग है। अलकापुरी का मार्ग उनको कल तक बता दिया गया है। अब उत्तर मेघदूत में जैसे ही अलकापुर में पहुँचोगे तो यक्ष कहता है, हे मेघो, वहाँ के प्रासादों का वर्णन वो पहले करता है कि वहाँ के प्रासाद कैसे हैं, महल कैसे हैं, उनके विषय में पहला पद्य प्रस्तुत है। वेदोत्वन्तं ललितवनिता सेन्द्रचापं सचित्रा संगीताया प्रहतमुरुजा
पूतास्तोऽयं मणिमय भुवास्तुङ्गमभृङ्लिहाग्रा प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः। अब मेघदूत मेघ को यक्ष अलकापुरी पहुंचकर वहाँ के प्रासादों को देखने का निर्देश करते हुए कहता है कि हे मेघ, तुम वहाँ जब जाओगे तो वहाँ के प्रासाद महलों को देखकर उनका जो सौंदर्य होगा, जो शोभा होगी, वो तुमसे कहीं कम नहीं होगी। मतलब मेघ की और प्रासाद की तुलना वो कर रहा है, बताता है कि तुमसे वो किसी मामले में कम नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया वो विशेषणों के साथ कहे। तो पहले प्रासाद का, तो यहाँ दो पक्ष हैं। एक पक्ष प्रासाद यानी महल के पक्ष में है, महल कैसे हैं वहाँ के, और दूसरा मेघ कैसा है। इन दोनों का तुलनात्मक यहाँ पर कालिदास वैशिष्ट यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो कहते हैं, पहले देख लीजिए अन्वय के अनुसार, यत्र अलकापुर्याम, यत्र अलकायाम, जिस अलकापुरी में ललित वनिताः मनोहराः, ललिताः मनोहराः रमणीया ये सुतादृशाः। तो यत्र अलकापुर्याम, अलकायाम ललित वनिताः मनोहराः वनिताः सचित्राः, ये इनके विशेषण है। यत्र ललित वनिताः सचित्राः प्रहत मुरजाः मणिमय भुवः अभ्रंलिहाग्राः प्रासादाः। ये प्रासाद के विशेषण है इसमें। तो प्रासाद कैसे हैं? यत्र अलकापुर्याम, जिस अलकापुरी में प्रासाद, वहाँ के महल, ललित वनिताः मनोहराः वनिताः रमणीयाः येषु तादृशाः। जिस अलकापुरी में सुंदरी ललनाओं से सुशोभित युक्त, सुंदर मनोहर, वहाँ पर वारांगनाओं से, ललनाओं से युक्त एक विशेषण हुआ ये प्रासाद का। ऐसे प्रासाद जहाँ पर सुंदरियाँ, एक एक से सुंदर, आकर्षित मनोहर सुंदरियाँ होंगी। और फिर सचित्राः, चित्रों से सुशोभित, अच्छे अच्छे चित्र बने होंगे। हाँ, चित्रों से सुसज्जित, अच्छी चित्रकारी की होगी जिन महलों में। संगीताय प्रहत मुरजाः, संगीताय नृत्य गीत वाद्य त्रियाय। कहते हैं संगीत तीनों, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम संगीतम मुच्यते। कहते हैं गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। तो जहाँ पे गीत भी हो, वाद्य भी और नर्तन भी हो, जहाँ तीनों होगा वहाँ संगीत भी होगी। तो कहते हैं वहाँ के महल इन तीनों से, गायन से भी, नर्तन से भी और वादन से भी। तो संगीत के लिए, और बता भी दिया कि संगीताय प्रहत मुरजाः, और संगीत के लिए बजाए जाते हुए, बजते हुए मृदंग वाले, जिन महलों में संगीत हो रही होगी और संगीत उनके मृदंग का वादन भी हो रहा होगा। तो ऐसे संगीत के लिए बजते हुए मृदंग वाले। मणि, और क्या है? मणिमय भुवः, और मणियों निर्मित, मणिजटित, मणियों से निर्मित, मणियों से जड़े हुए, भुवः वाले, फर्श वाले, जिनकी फर्श मणियों से जड़ी हुई है। तो ऐसे कैसे? अभ्रंलिहाग्राः, कहते गगन चुंबी, कहते नहीं कि कितने ऊंचे हैं, अरे भाई गगन चुंबी हैं, आकाश को छूने वाले। तो गगन चुंबी शिखर वाले, चोटी वाले ऐसे महल। तो जिस अलकापुरी के महल
उनके विशेषण हैं, कैसे हैं? सुंदर ललनाओं से, सुंदरी ललनाओं से युक्त, अच्छे चित्रकारी से सुसज्जित, चित्रकला से सुसज्जित, संगीत के लिए बजते हुए मृदंग वाले और मणि से निर्मित, मणि से जड़ी हुई फर्श वाले, तथा गगन को स्पर्श, आकाश बने अत्यंत ऊंचे गगनचुंबी शिखरों वाले भवन, यहाँ तक उन्होंने भवने का भवन किया। अब मेघ से कहते कि तुम मेघ ये इतने इतने हैं, तो एक एक विशेषता को वो मेघ के लिए भी कहता तुम कैसे हो, तो उसके लिए कहते हैं कि अब प्रासादा विद्युतवंतम, तुम्हारे भीतर क्या है? विद्युतवंतम, तुम बिजली से युक्त हो। पहले आप देख लीजिए कि मेघ के लिए क्या क्या विशेषण है, तो फिर उनका आप देखिए तुलना कैसे करते हैं। विद्युतवंतम, विद्युत से, बिजली से युक्त, विद्युतवंतम तदिदयुक्तम, आप जो है तुम भवन बिजली वाले, विद्युत से युक्त। और सचित्राह अगर है तो उसके लिए कहते हैं तुम सेंद्र चापम, इंद्रधनुष से युक्त हो, इंद्रधनुष से युक्त। स्निग्ध गंभीर घोषम, संगीत के लिए मुरज बज रहे हैं वहां, तो तुम्हारे भीतर क्या है? स्निग्ध, मधुर और गंभीर गर्जन करने वाले, मधुर और गंभीर गर्जन करने वाले। अंतस्तोयम, तुम्हारे भीतर जल है, तो भीतर जल को धारण करने वाले। और कैसे? तुंगम त्वाम, और अत्यंत ऊंचे, ऊंचे ऊंचे रहने वाले, और ऊंचे तुमसे। तैस तैर कहते हैं, तैस तैर विशेषई, उन विशेषताओं के कारण तुलई तुम अलम, तुलना करने के लिए पर्याप्त हैं। उस अलकापुरी के महल तुमसे उन विशेषताओं के कारण, उन प्रकार के वैशिष्ट के कारण पर्याप्त हैं, तुलना करने के लिए पर्याप्त हैं। अब चलिए एक बार देख लीजिए कि तुलना कैसे है, तो वो भी देखिए। प्रासाद कैसे हैं? तो प्रासाद में कहते हैं ललित वनिता, वहाँ पर सुंदर स्त्रियाँ हैं। तो उसकी जगह पर मेघ के पास क्या है? उसके पास उसके भी चमकने वाली सुंदर बिजली है, विद्युत रूपी है, तो विद्युत रूपी उसके पास सुंदरियाँ हैं, वो भी चमकने वाली हैं। और सेंद्र चापम, ये प्रासाद में क्या है? सचित्राह, सुंदर सुंदर चित्र बने हैं, चित्रकारी है। और मेघ के पक्ष, मेघ में क्या है कि वहाँ पर चित्र के सुंदर लगने वाले इंद्रधनुष है, अनेक प्रकार के 7 रंगों से निर्मित होने वाला मेघ के पास इंद्रधनुष है। और फिर कहते सचित से सेंद्र चापम, और कहा कि संगीताय प्रहत मुर्जा, प्रासाद में, महल में संगीत के लिए मृदंग वादन होता है, तो तुम्हारे भीतर उसकी जगह पर क्या है? तुम्हारी तुलना उससे कैसे हो सकती है? तो कहा तुम्हारे भीतर मृदंग, वो उसके वहाँ पर संगीत के लिए मृदंग वादन हो रहा है, तो तुम्हारे भीतर भी मृदंग जैसा बढ़िया गर्जन है, घोर गर्जन है। तुम अपनी गर्जना से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मृदंग वादन कर रहे हो। तो इस तरह से, और फिर ये सारी तुलनाएं, संगीत प्रहाद मुर्जा, स्निग्ध गंभीर घोषम, अंतस्तोयम, हाँ मणिमय भुआ। अब प्रासाद कैसे है? मणिमय भुआ है, मणियों से जटित उनकी भूमि है, फर्श है, चमक रही है, उसमें मणियों से बनी हुई है, तो उसमें प्रतिबिंब भी देखे जा सकते हैं। और तुम्हारे भीतर मणियों की जगह पर क्या है? अंतस्तोयम, तुम्हारे भीतर उस मणियों से की तरह बढ़िया चमकता हुआ, जलजलाता हुआ जल है, जैसे मणियाँ चमकती हैं, वैसे तुम्हारे भीतर जल है। तो अंतस्तोयम, तुम्हारे भीतर जल है। इस प्रकार से
मेघ को कहा कि तुम वो जो वहाँ के प्रासाद, तुम्हारे भीतर जो कुछ है, माने मेघ को कहता है कि देखो तुम बहुत गौरवान्वित होके मत जाओ कि मेरे अंदर बिजली है, मेरे अंदर गर्जना है, मेरे भीतर इंद्रधनुष है और ये है, हाँ तो सब कुछ है। तो देखो वहाँ के अलकापुरी के प्रासाद महल भी वो तुमसे किसी मामले में कम नहीं है, ये ध्यान करके वहाँ पर पहुँचो। तो समझा रहा है, हे मेघ, जिस अलकापुरी के महल सुंदरियों, सुंदर ललनाओं से युक्त, चित्रकला से सुशोभित, संगीत के लिए बजाए जाते हुए मृदंग वाद्यों से युक्त, मणियों से निर्मित फर्श वाले और गगनचुंबी शिखरों वाले भवन, वो तुम्हारे लिए कहते हैं, तुम्हारे भीतर तुम जैसे लोग, तुम्हारे पास जैसे बिजली, विद्युत धारण करने वाले, इंद्रधनुष से युक्त, मधुर और गंभीर गर्जन करने वाले और भीतर जल धारण करने वाले तथा ऊंचे तुमसे भी ऊंचे और तुमसे कम ऊंचे नहीं हैं, उन विशेषताओं के कारण, जो प्रासाद में वहाँ के महलों में विशेषताएं हैं, वो जो तुम्हारे भीतर है उनसे कहीं ऊपर बढ़ करके उन विशेषताओं के कारण समता करने में समर्थ है, तुमसे किसी मामले में कम नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ की अलकापुरी के महलों का सुंदर चित्रण यहाँ पर कालिदास ने किया कि मेघ जाओ, वहाँ के प्रासादों को तुम, वहाँ के महलों को तुम अपने से कम मत समझना, और ऐसे सुंदर तुम्हारे भीतर जो विशेषताएं हैं वो उनके महलों में तुम पूर्ण रूप से देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ पर पूरी पूर्णोपमा आपको मिलेगी। तो यहाँ पर मेघ और प्रासाद के परस्पर बीच में बिंब प्रतिबिंब भाव आप देख रहे हैं, और इन दोनों में पूर्ण रूप से साम्य प्रदर्शित किया है यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार। अब देखिए दूसरा पद्य देखते हैं। हस्ते लीला कमल मल के बालकुन्दानुविद्धं नीतालोध्रा प्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री चूडापाशे नवकुरबकं चारुकर्णे शिरीशं सीमन्ते चा त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्। अब उस अलकापुरी में कहा कि देखो वहाँ की सुंदरियाँ, वहाँ की रमणियों के जो सौंदर्य प्रसाधन हैं, जिन पुष्पों से वो अपना आभरण, अपना आभूषण बनाती हैं, वो अनेक प्रकार के पुष्पों को धारण करने वाली हैं। कालिदास ने इस पद्य की विशेषता ये है कि इसमें कालिदास ने अपनी छह ऋतुओं में जो अलग अलग पुष्पित होते हैं, जो फूल खिलते हैं, उन सब को एकत्रित, सभी ऋतुओं को एक साथ एकत्रित करके सभी फूलों को एक साथ वहाँ पर प्रदर्शित किया है। कि वहाँ पर उस अलकापुरी में हम लोग तो अलग अलग समय में उसको देखते हैं, लेकिन उस अलकापुरी का वैशिष्ट है कि सभी ऋतुएं उनको एक साथ उसमें दृष्टिगत होती हैं, और उन छह ऋतुओं में जो खिलने वाले पुष्प हैं उनको वो अपने आभूषण के रूप में धारण करती हैं। अब एक एक अंग में कैसे कैसे वो फूल धारण करते हैं उसका सुंदर वर्णन करते हैं। हस्ते लीला कमल मल के,
बालकुंदानुविद्धम नीतालोद्र प्रसवरजसा पांडुतामानने श्री चूडापासे नवकुर्बकम चारुकर्णे श्री सीमंते चा तदुकम चम यत्र नीपम वधूनाम हस्ते। जहाँ पर जिस अलकापुरी की वधुओं का, वहाँ की स्त्रियों के हाथों में, वधुएं बहु भी होती हैं। अब वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, जो सुंदरियाँ हैं, यहाँ पर चूँकि लल्लाओं का वर्णन, सुंदरियों का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए वहाँ की जितनी भी सुंदरियाँ हैं उन सब के लिए वधू के रूप में उनका संबोधन है। यत्र वधूनाम हस्ते, जिस अलकापुरी की सुंदरियों के हाथ में, यत्र अलकायाम वधूनाम रमणीनाम हस्ते, यानी करो, जिस अलकापुरी में रमणियों सुंदरियों के हाथ में क्या है? हस्ते लीला कमलमल, हस्ते लीला कमल, हाथ में लीला कमल है। हस्ते लीला कमलम, लीलार्थम क्रीडार्थम कमलम पद्मम। कहते हैं हाथ में लीला, लीला क्या होता है? जैसे कोई आम व्यक्ति किसी फूल को उससे तोड़ा और तोड़ के बाद क्या करता है? हाथ में उसको देखता रहता है, वाह कितना अच्छा गुलाब का फूल है, कितना अच्छा फूल है। तो इस तरह जो उसको हाथ को घुमाता रहता है, वही लीला। तो हाथ में उसको देखते बड़ा सुंदर है, तो उनकी सुंदरियों के हाथ में लीला कमल है। तो कमल को वो लेकर के अपना क्रीड़ा, उसको हाथ से घुमाती रहती हैं, लीला करती रहती हैं। तो जिस अलकापुरी की रमणियों के हाथ में क्रीड़ा कमल, खेल उसको खेलने वाला, लीला करने वाला। और क्या है? कहते हैं अलके हस्ते लीला कमल, अलके बालकुंदानुविद्धम। अलके उनकी अलकों में, उनके बालों में, उनकी चोटी में क्या है? अलके कुटिल केश विन्यासे। अलक को कहते हैं कुटिल केश विन्यासे, घुंघराले जिनके बाल हैं। तो घुंघराले बालों को उन्होंने जितना सुंदर बना रखा है, चोटी बना रखा है, जूड़ा बना रखा है, जो भी उसको अपने जिस रूप में उन्होंने बना रखा है अलके, तो अलके को कुटिल केश विन्यास, तो उनको टेढ़े मेढ़े घुंघराले बाल जैसे बना रखे। तो उनमें बाल कुंदानुविद्धम, बाल माने ताजे एकदम नव, बाल कुंदानाम अभिनवम आदि कुष्मानाम, जो ताजे खिले हुए फूल हैं उनके। तो ताजे खिले हुए फूलों के, किसके? पराग को, क्रीड़ा कमल और कुंद के पुष्पों का बंधन। बाल कुंदानो विद्धम, अपने अलकों पर, बालों में उन्हें ताजे खिले हुए कुंद पुष्पों का एक बंधन, एक गुच्छा बना रखा है, धारण करने वाली है। और क्या है? अलके बालकुंदान विद्यम नीता लोध्र प्रसव रजसा पांडुताम आनने श्री। आनने लोध्र प्रसव रजसा पांडुताम नीता श्री। और मुखमंडल पर क्या है? कहा मुख में क्या लगाते हैं भाई? ये सब सौंदर्य प्रसाधन है महिलाओं के, सुंदरियों के। तो वहाँ की ये सामग्रियाँ सब बता रहे हैं कालिदास कि उनके लोध्र प्रसव रजसा, उनके मुखमंडल पर लोध्रस्य, ये लोध्र एक विशेष प्रकार वृक्ष वहाँ होगा, वृक्ष विशेषस्य प्रसव पुष्पम तस्य रजसा परागेण पांडुताम गौरत्वम नीता मन प्रापिता। उस मुखमंडल पर लोध्र नामक वृक्ष विशेष कोई होगा वहाँ का, के से उत्पन्न। तो लोध्र वृक्ष के फूलों के पराग से मुखमंडल में अपने गौरत्व को प्राप्त किए शोभा वाली, यानी लोध्र का फूल है और उसके पराग को उन्होंने अपने मुखमंडल पर एक पाउडर की तरह, जैसे पाउडर लगाया जाता है तो उनका पराग का
पाउडर लगा रखा है। तो ऐसे लोध्र के फूलों के पराग से अपने गोरेपन को गोरेपन की शोभा को प्राप्त करने वाली वहाँ की जो सुंदरियाँ हैं, तो अपने मुखमंडल पर लोध्र के फूल के पराग को जो है अपने मुखमंडल पर गोरापन लाने के लिए लगाने वाली है। और क्या बताया, कहते हैं चूड़ा पासे नवकुर्बकम। और चूड़ा पास, अब देखिए यहाँ जूड़ा आ गया, वहाँ अलग अलग का होता हुए लटे हैं छोटी लंबी, उसमें कहीं जो बालकुंदान विद्धम लगाते हैं। और चूड़ा पासे नवकुर्बकम, अपने चूड़ा पास में, अपने जूड़े में, जूड़ा जो सुंदरियों के बालों का होता है उसमें क्या खोजती हैं, क्या लगाती हैं, कहते जूड़ा पासे नवकुर्बकम, सब ताजे फूल मिलते हैं वहाँ पे। कहते नए नव एकदम खिले हुए, नए ताजे खिले हुए कुर्बक के फूल अपने जूड़ों में धारण करते हैं। चारु कर्णे शीरीषम, और कर्णे, ये सब सुंदरियों के सारे अंग, कहाँ कहाँ वो किस किस प्रकार के आभूषण धारण करती हैं, सारा कालिदास वर्णन करते हैं। कानों पर, कानों में सुंदर शिरीष के फूल, और सीमंते चातुदगमजम यत्र नीपम बधूनाम, और मांग में, सीमंत में जहाँ पर सिंदूर धारण करती हैं सुंदरियाँ, उनके मांग में कहते तुम्हारे आने पर, सीमंतेजा तुतब गमजम, तुम्हारे पहुँचनी मेघ के आने पर, अर्थात वर्षा काल होने पर, वर्षा ऋतु आने पर जो खिलते हैं कौन, नीपम कदम्ब, तो तुम्हारे आगमन पर, अर्थात मेघ वर्षा ऋतु के आगमन पर खिलने वाले कदम्ब के फूलों से वह युक्त रहते हैं। जिस अलकापुरी की सुंदरियों के हाथ में लीला कमल, अलके उनके बालों में, उनके घुंघराले बालों में, उनकी लटों में, चोटी में बाल कुंदानु विद्धम, ताजे खिले हुए कुंद के फूल, कुंद पुष्पों का बंधन, गुच्छा, पुष्प कुंद के पुष्पों का एक पुंज के लिए गुच्छ बंधन। मुख पर, मुखमंडल पर लोध्र के फूलों के पराग से गोरापन लाने के लिए, गोरत्व लाने के लिए, गोरत्व को प्राप्त हुई शोभा। जूड़े में कुर्बक के फूल, कानों पर सुंदर शिरीष के फूल, और मांग में तुम्हारे आने पर था मेघ वर्षा काल आने पर खिलने वाले कदम्ब के फूल सुशोभित होते रहते हैं, धारण वो किए जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके छह अंग बताए गए कि छह उनके सुंदरियों के जो छह आभूषण पहनने की स्थल हैं, उन पर वो छह ऋतुओं में छह प्रकार के जो फूल खिलते हैं, उन सबको एक साथ उनका उपभोग करती हैं। तो वहाँ अलकापुरी में छह ऋतुएं एक साथ उनको, ये सौभाग्य उनका कि एक साथ मिलते हैं। तो जैसे वहाँ कहा कि अब कमल शरद ऋतु में खिलता है, तो कहते हैं शरद ऋतु का वो उपभोग करते हैं, शरद ऋतु का आनंद मिलता है उन्हें। बालकुंद हेमंत ऋतु में खिलता है, ये सब ऋतुओं में खिलने वाले फूल होंगे, तो इसलिए उनको यहाँ पर उस रूप में दिखाया गया है। लोध्र पुष्प शिशिर में खिलता है, नवकुर्बक बसंत में खिलता है, शिरीष कुसुम ग्रीष्म में, और कदम्ब पुष्प वर्षा ऋतु में ये खिलने वाले फूल हैं। तो इस प्रकार से यह वहाँ की जो सुंदरियाँ हैं उस अलग अलग ऋतुओं में खिलने वाले अलग अलग पुष्पों को अपने आभूषण के रूप में धारण कर सुशोभित होती हैं। तो अलकापुरी की सुंदरियाँ इस प्रकार से अपने अंगों का आभूषण बनाया करती हैं। अब देखिए कालिदास तो खैर अभिज्ञान शाकुंतलम में भी क्षौमम के नजदुंद पांडुतरणा, ये भी
शकुंतला की विदाई के समय सब अपने अपने आभूषण देते हैं। लेकिन कुबेर की नगरी है, वहाँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सोना चांदी तमाम आभूषण हो सकते थे। कालिदास ने प्रकृति वनस्पतियों को क्यों लिया, ये भी एक विचारणीय विषय है। तो वहाँ पर सब कुछ है। तो कहा कि फिर स्वर्ण आदि के आभूषणों को छोड़कर पुष्पों का आभूषण उन कवि का क्या औचित्य है। तो कवि ने वहाँ की सुंदरियों की सुकुमारता और वहाँ की नागरिकता, मतलब उनका जो वो बुढ़ी भी हैं, योग्य हैं, ऐसी गांव गिराव जैसी नहीं है, तो वो उनका एक स्वाभाविक वर्णन प्रदर्शित करते हैं। अलका की अब वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को वर्णन करते हैं। अब इस उत्तर मेघदूत में अलकापुरी के ही सौंदर्य आपको देखने को मिलेंगे। यत्रोन्मत्ता भ्रमर मुखरा पादपानित्य पुष्पा हंसाश्रेणी रचित रशना नित्य पद्मानलिन्यः केकोत्कण्ठा भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा नित्याज्योत्स्ना प्रतिहततमो वृत्तिरम्या प्रदोषा। अब अलकापुरी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उस पर कालिदास कहते हैं कि यत्र उन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा। यत्र जिस अलकापुरी में पादपाह, जहाँ के वृक्ष, जिस अलकापुरी में वृक्ष सदा पादपाह, जिस यत्र अलकायाम पादपाह वृक्षाः नित्य पुष्पाः, जिस अलकापुरी में वृक्ष सदा पुष्पों से युक्त, हमेशा पुष्पित रहते, फूले हुए होते हैं, और यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखरा, और उन्मत्त भंवरों से गुंजायमान होते हैं, मुखरित रहते हैं। जिस अलकापुरी में वृक्ष नित्य पुष्पों से युक्त, नित्य पुष्पों से पुष्पित सुशोभित और मदमत्त मतवाले भंवरों से गुंजित रहते हैं, गुंजायमान रहते हैं, जिन वृक्षों में हमेशा फूल खिले रहते हैं और हमेशा उसमें मदमत्त भंवरे उनमें मंडराते रहते हैं। नित्य पद्मा नलिन्य, और जहाँ कमलिनिया, नलिन्या यहाँ पर कहते हैं जहाँ पर नलिनी यानी कमलिनियाँ बहुत उगती हैं, जहाँ पर कमलियाँ बहुत होती, उनका बाहुल्य होता है, ऐसी अब उस समय बावलियाँ भी, सरोवर भी, चूँकि मानसरोवर तो वहाँ इसी के लिए था ही, तो नलिन्य जहाँ पर, तो बावलियाँ वहाँ की, बावलियाँ का नलिनिया का तात्पर्य जहाँ पर नलिनियों कमलियों का बाहुल्य हो। तो जहाँ की बावलियाँ सदा कमल पुष्पों से युक्त और हंसों की हंस श्रेणी रचित रचना, हंस श्रेणी रचित रचना, हंसों की हंस श्रेणी, हंसा नाम श्रेणी भी पंक्ति भी रचिता कल्पिता रसना मेखला याशाम। जहाँ पर हंस रूपी, हंस की श्रेणी, हंस की पंक्ति रूपी मेखला से सुशोभित होती हैं, बावलियाँ जहाँ की कमल पुष्पों से युक्त और हंसों की पंक्तियों रूपी मेखला से सुशोभित रहती हैं, यानी जिसके आसपास हंस जो है वो घिरे रहते, चारों ओर से घेरे रहते हैं, जिन कमलियों को हंस चारों ओर से घेरे हुए
ऐसा उनकी पंक्ति ऐसी बनी रहती जैसे वो उसको मेखला यानी करधनी के रूप में उस बावली को या सरोवर को या जहाँ पर कमल बाहुल्य है उस स्थल को घेरे रहने वाले होते हैं। तो जहाँ पर बावलियाँ सदैव कमल पुष्पों से युक्त और हंसों की श्रेणी, हंसों की पंक्तियों की मेखला से, करधनी से सुशोभित रहती है। केकोत्कंठा भवन शिखनो नित्य भास्वत कलापा। भवन शिखना, और कहते हैं जहाँ पर भवन के शिख, जहाँ पर भवन जिनके घर के जो मयूर हैं, पालतू मयूर, भवन शिखना का तात्पर्य जो पाले जाने वाले हैं, घरों में पालतू हैं, तो भवन शिखिना गृह मयूरा कहते हैं, जिसमें जहां पर घर के मयूर यानी पालतू मयूर सदा नित्य भास्वत कलापा, नित्य सदैव चमकने वाली कलापों वालों से, कलाप के पूछ, मयूर जब नृत्य करते हैं उनकी जो कलाप है, जो उनके मोर के पंखों का फैलाव है, वो कितना सुशोभित होता है, कितना चमकीला होता है, कितना मनोहर होता है। तो हमेशा वो हर समय कहते हैं वहाँ घर के मयूर सदैव चमकते हुए पंखों वाले, और केकोत्कंठा, केकोत्कंठा केका करने के लिए उत्कंठित रहते हैं। केका मतलब अपनी ध्वनि करने के लिए, मयूर की जो अपनी ध्वनि करते हैं उसको केका कहते हैं। और वो मयूर, पालतू जो घर के मयूर हैं, वो हमेशा सदैव नृत्य करने के कारण अपने नृत्य करते समय मोर पंख फैलाए रहते हैं। तो कुछ घर के मयूर सदैव चमकते हुए पंखों वाले और बोलने के लिए, केका करने के लिए, अपनी ध्वनि करने के लिए हमेशा उत्कंठित, अपने गर्दन को कहते केकोत्कंठा भवन शिखना, अपनी उत्कंठित होते हैं, अर्थात अपने कंठ को ऊपर उठाए रहते हैं, हमेशा लालायित रहते हैं। तो अपने मयूर हमेशा चमकते हुए पंखों वाले, कलापों वाले, और केका ध्वनि करने के लिए अपनी गर्दन को उठाए रखते हैं। और वहां की रात्रियां कैसी भाई? कहते नित्य ज्योत्स्नाः प्रतिहत तमोवृत्ति रम्याः प्रदोषाः। प्रदोषाः, और वहां की रात्रियां, जो रात्रियां हैं वो नित्य ज्योत्सनामयी होती हैं, चांदनी, वहां देरी रात होती ही नहीं है। तो कहते हैं नित्य ज्योत्सनाः, सदैव चांदनी, कौमदी जिसे कहते हैं ज्योत्सना से चांदनी रात वाली, चांदनी रात से युक्त, प्रतिहत तमो वृत्ति रम्याः प्रदोषाः, जहाँ पर रात्रियाँ हमेशा चांदनी रात वाली, चांदनी से युक्त और अंधकार का फैलाव नष्ट हो जाने से, अंधकार के दूर हो जाने से, प्रतिहत तमो वृत्ति रम्याः, प्रतिहता विनष्टा तमसाम विनष्टा अंधकाराणाम वृत्ति व्याप्ति ये शाम, जहाँ पर अंधकार एकदम समाप्त हो जाता है, अंधकार रहता ही नहीं है, तो ऐसी चांदनी रात से युक्त और अंधकार के फैलाव के नष्ट हो जाने से रम्या प्रदोषा, रात्रियां रमणीय लगने वाली होती हैं, रमणीय दिखती हैं। तो जिस अलकापुरी में यत्र पादपाह नित्य पुष्पाह, जिस अलकापुरी में वृक्ष सदैव पुष्पों से यानी खिले हुए फूलों से युक्त होती है, और उन्मत्त भ्रमर मकुड़ा, और उन्मत्त मदमत्त भंवरों से गुंजायमान होते हैं, जहाँ पर फूल खिले रहते हैं और जहाँ पर जिस पर फूल हमेशा मतवाले मदमत्त होकर के मंडराते हैं, गुंजार करते रहते हैं। हंस श्रेणी रचित रसना नित्य पद्मा नलिन्या, और जहाँ पर कमल बाहुल्य वाली जो बावलियाँ होती हैं वो हमेशा नित्य पद्मा, नित्य सदैव कमलों से खिली हुई, खिले हुए कमलों से युक्त, और हंसों की पंक्ति रूपी मेखला को बनाए रखने वाली होती हैं। यानी हंसों से वो जो
कमलिनी बाहुल्य जो स्थल है, बावलियाँ हैं, उनके चारों ओर हंस ऐसे घेरे रहते हैं, ऐसे एक पंक्ति के रूप में ऐसे घेरे रहते हैं जैसे उनको वहाँ पे उनको उस बावली को, उस नलिनी वो जगह को करधनी के रूप में उसको पहना रखा गया है, मेखला बना दिया गया है। केकूत कंठा भवन शिखना, और जहाँ के घर, जिस अलकापुरी के पालतू मयूर हैं, गृह में रहने वाले मयूर, सदैव नित्य भास्वत कलापा, सदैव भास्वत पर चमकते हुए पंखों वाले, अर्थात जो नृत्य करते हुए नित्य सुशोभित होने वाले पंखों से, पंख तभी सुशोभित होंगे जब नृत्य करते होंगे, जहाँ पर नित्य चमकते हुए कलापों वाले पंखों वाले, और केकोत कंठा, केका करने के लिए, अपनी ध्वनि करने के लिए उत्कंठित होते हैं, अपने गले को ऊपर उठाए रहते हैं। नित्य ज्योत्सना प्रतिहतमो वृत्ति रम्या प्रदोषा, और जिस अलकापुरी की रात्रियां सदैव नित्य ज्योत्सना, हमेशा देखिए हर चीज वहां पे नित्य होती है, कोई चीज वहां थोड़े समय के लिए नहीं होती है, वहां ऐसा ही रहता है। कहने का तात्पर्य है कि नित्य ज्योत्सना, वहां रात्रियां चांदनी से युक्त, और प्रतिहत तमो वृत्ति, और अंधकार दूर हो जाने से, अंधकार, किसी अंधकार का लेश मात्र भी न होने के कारण रम्या, रमणीय दृष्टिगत होती हैं, रमणीय दिखाई पड़ती हैं। रमणीय रहते, हमेशा वहाँ एकदम चांदनी रात रहती है, चांदनी बिखरी रहती है, वहाँ पे अंधेरा की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। इस पद्य में देखिए नलिनियों, अब इसमें हंस श्रेणी में मेखला का आरोप वाच्य है, और इसलिए एक देश विवर्त रूपक अलंकार है। अन्य स्थानों के पादप आदि की भी अपेक्षा यहाँ के पादप आदि का वैशिष्ट वर्णन होने से व्यतिरेक एवं आर्थी परिसंख्या अलंकारों की संसृष्टि है। अब अलका के आनंदमय जीवन का चित्रण करते हैं। अब अलकापुरी के लोग कैसे रहते हैं, उनका क्या दैनिक जीवनचर्या है, उनकी क्या अनुभूति है, उसके लिए कहते हैं आनंदोत्थम नयन सलिलम यत्र नान्यैर्निमित्तैः नान्यस्तापः कुसुम सरजा दिष्ट संयोग साध्यात् नाप्यन्यस्मात् प्रणय कलहात् विप्रयोगोपपत्ते वित्तेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति। अब इस पद में देखिए वहां पर कैसा कैसा क्या है। आनंदोत्थम यत्र वित्तेशानाम नयन सलिलम आनंदोत्थम, जहाँ के वित्तेश वो कुबेर नगरी है, वहाँ के सभी वित्तेश हैं, सभी धनाढ्य हैं, सभी कुबेर जैसे हैं, सभी, वहाँ पर गरीब कोई नहीं है। यत्र वित्तेशानाम, वित्तेशानाम न च खलु वयो यौवनादन्य दस्ति, कहते वहाँ जो वित्तेश हैं, जो कुबेर के वहाँ पे अलकापुरी में रहने वाले लोग हैं, वो सभी धनी हैं, धनाढ्य हैं, वहाँ पर यौवन के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। हमेशा वो देव भाई योनि वाले माने जाते हैं। यक्ष हैं तो यक्ष तो देव योनि में है, तो उनको कल आपने पढ़ा कि त्रिदश उनको कहा गया है। उनकी तीसी साल के हमेशा लगने वाले होते हैं, उन्हें बुढ़ापा होता ही नहीं है, हमेशा नौजवान दिखने वाले होते हैं। तो यहाँ भी कालिदास वही प्रयोग करते हैं, वित्तेशानाम न च खलु वयो यौवनाद अस्ति।
कहते वहाँ के जो धनाढ्य व्यक्ति होते हैं उनके यौवन के अतिरिक्त उनकी कोई और वय आयु होती ही नहीं है, देवयोनि वाले होते हैं यक्ष। तो इसलिए अब उनके कहते हैं आनंदोत्तम यत्र वित्तेसा नाम नयन सलिलम आनंदोत्तम। जिस अलकापुरी के लोगों के, जिस अलकापुरी के यक्षों के, वितेश यक्षों के नयन सलिलम, नेत्रों से निकलने वाले जो जल हैं, आंसू, नेत्रों से आंसू ही निकलते हैं, तो वो कैसे हैं? आनंदोत्थम, प्रेमाश्रु होते हैं, वे आनंद के अश्रु होते हैं। बाण ने इसका देखिए, बाण ने कादम्बरी में इसी प्रकार की गद्य में शैली प्रयोग किया है, जहाँ पर अलकापुरी में यक्षों के आंसू आनंद से निश्चित होते हैं, आनंद से उत्पन्न होते निकलते हैं, ना अन्य निमित्त, किसी अन्य निमित्त से नहीं, अन्य किसी कारण से, अन्य ही निमित्त ही है ना, किसी अन्य कारण से नहीं। वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं है। वो अगर आंसू उनके निकलते हैं तो आनंद इसी से, उनके आनंद के आंसू होते हैं, प्रेमाश्रु होते हैं। और प्रेमाश्रु के आंसू बहुत होते हैं भाई, बहुत आदमी खुशी होता है तो आनंद के आंसू निकलते हैं। कोई प्रियतम से मिल रहा है, कोई प्रिया से मिल रहा है तो उनके आंसू निकलते हैं, और उस प्रेम भाव में निकलते हैं, कोई दुख तकलीफ से नहीं निकलती हैं। हाँ, बिछोह हो गया है, मान लीजिए कहीं थोड़ा वियोग हुआ है प्रेम में ही, प्रणय में, तो वो और किसी प्रकार की दुख तकलीफ मृत्यु और कारण नहीं है। तो आनंदोत्थम नयन सल्लम यत्र नान्य निमित्त, तो यत्र वित्तेसा नाम नयन सल्लम आनंदोत्थम अन्य ही निमित्त है ना। तो जिस अलकापुरी में यक्षों के आंसू, नयन के जल, नयन नेत्रों के जल या आंसू आनंद से उत्पन्न, प्रेमाश्रु जिन्हें कहते हैं, प्रेमाश्रु होते हैं, वो आनंद से निकलते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं, कोई उनको पीड़ा नहीं, कोई दंड नहीं। और फिर कहा कि नान्यस्तापः कुसुम सरजादिष्ट संयोग कुसुम सरजादिष्ट संयोग असाध्यात्। कुसुम कहते हैं इष्ट संयोग असाध्यात्, साध्यात् कुसुम सरजात अन्य तापः न। कहते इष्ट संयोग साध्यात्, इष्ट के, इष्ट माने अभीष्ट, प्रेमी, तो प्रियजन के प्रिय मिलन से दूर हो जाने वाले, कैसे काम से उत्पन्न होने कुसुम सरजात, कुसुम सर, फूल के बाण जिनको लग गए हैं, काम से जो पीड़ित हैं, कामार्त हैं, काम से पीड़ित हैं, फूल के बाण जिनको लगे हैं, और कोई इस तरह के बाण नहीं है चुभने वाले, कैसे हैं? काम, कुसुम सर जात, इष्ट संयोग प्रियजन साध्यात। प्रियजन के, प्रिय व्यक्ति के मिलन से, प्रिय मिलन के दूर हो जाने से कामजन्य ताप के अतिरिक्त अन्य कोई ताप नहीं है। अन्य भिन्नम, तो कोई अन्य ताप नहीं है। तो इष्ट संयोगेन अन्य तापः न, इष्ट संयोग साध्यात कुसुम सरजात अन्य ताप न। तो प्रिय मिलन से दूर हो जाने वाले काम संतप्त, काम से कामजन्य ताप के अतिरिक्त अन्य कोई संताप नहीं है। अब कहते कुसुम सरजात, फूल के कुसुम सर, कुसुम कहते फूल को, सर माने बाण, और ये फूल के बाण किसके पास होते हैं? सिर्फ कामदेव के पास होते हैं। तो कामदेव के जो पंच बाण हैं, जो वहाँ पर घायल करने वाले, जो उन्हीं की चोट केवल लगती है, उन्हीं से संताप मिलता है, वो फूल हमारे यहाँ कहा अरविंदम अशोकम चा चूतम चा नौ मल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंच बाणस्य सायका। ये 5 कामदेव के पंच पुष्प बाण कहे गए, और इन्हीं काम सरों से, इसी कुसुम सर से जो संताप उत्पन्न होता है, उसी से केवल उनको ताप
का अनुभव होता है, अन्य कोई ताप नहीं है। तो प्रिय मिलन, अब ये बेचारा तो भोग ही रहा है इसको तो अपने प्रिय मिलन ये दूर ही है, तो सारा कष्ट तो इसी को मिला है। इसकी प्रियतमा होगी, वो भी प्रिय मिलन के लिए संतप्त है, तो वो भी वो जो कैसा है, प्रिय मिलन से दूर है, उसका मिलन नहीं हो पा रहा है। तो प्रिय मिलन से दूर हो जाने वाले, अपना भी संताप है, मुझे वहाँ भी कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मैं भी मुझे और कोई वहाँ तकलीफ थोड़ो थी, मैं भी प्रिय मिलन से दूर हो जाने वाले कामजन्य संताप के अतिरिक्त अन्य कोई वहाँ ताप भी नहीं, कोई पीड़ा भी नहीं है। और कहते हैं कि क्या, प्रणय कलहात अन्यस्मात् विप्रयोगपत्ति अपि न। कहते और वियोग का कोई कारण नहीं है। प्रणय कलह के अतिरिक्त, प्रणय कलह के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से विछोह भी नहीं होता है। वहां कहा प्रणय कलह क्या है भाई, अरे प्रेमी प्रेमिका आपस में थोड़ा गुस्सा जाएंगे, थोड़ा इधर उधर मनमुटाव हो जाएगा, तो बस वही है, मान मनौती होगी, फिर ठीक हो जाएगी। उसके अलावा कोई वहाँ पर विछोह नहीं है, कोई वियोग नहीं है, कोई किसी की मृत्यु हो जाए, कोई गायब हो जाए, कोई कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है प्रणय कलह में, तो वही है। तो प्रणय कलह के अतिरिक्त अन्य किसी कारण का विछोह भी उसमें नहीं है। एक मुझे ही अपना ही वो बीच में कहता है कि देखो वहाँ पर तो सब सुखी है, सब आनंद ले रहे हैं, और मैं तो प्रणय कलह क्या है, मैं तो अभिशप्त हूँ, मेरा विछोह थोड़ा अलग ढंग का है, अलग ढंग का है। तो वहाँ प्रणय कलह के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से, अन्य किसी वजह से कोई किसी प्रकार का विछोह, दुख नहीं है, वियोग नहीं है। और अंत में कह दिया, वित्तेषाणाम न च खलु वयो यौवनाद अन्यतस्ति, यौवनाद अन्यत वयः खलु नास्ति। उस अलकापुरी में यौवन, जवानी के अतिरिक्त, युवावस्था के अतिरिक्त दूसरी कोई अवस्था नहीं है। उसमें सभी जवान रहते हैं, 30 साल की उम्र वाले। यक्ष भी देवयोनि है, इसलिए वो भी 30 वर्ष के ही रहते हैं, वहाँ बुढ़ापा देखने को ही नहीं मिलता है। तो कहा कि वहाँ पे यौवन, युवावस्था के अतिरिक्त, यौवन के अतिरिक्त कोई और अवस्था भी नहीं है। ये अलकापुरी का वर्णन करते हुए कवि काल फिर कहते हैं, आनंदोत्थम नयन सल्लम यत्र नान्य निमित्त। भारती कादम्बरी में भी इसी प्रकार का वर्णन कि वहाँ पर सारे कष्ट कहीं कहीं रहे होंगे, वहाँ पर प्रजाओं में नहीं रहे। वही हाल अलकापुरी में आप देख रहे हैं। आनंदोत्थम नयन सलिलम यत्र नान्य। उस अलकापुरी में नयन के सलिल, नयन सलिल नेत्रों से बहने वाले जल अर्थात आंसू आनंद से निकलते हैं, प्रेमाश्रु होते हैं। अन्य किसी कारण से, किसी दुख पीड़ा से वहाँ पे अश्रुपात नहीं होते। और प्रणय मिलन में, प्रेम के प्रिय मिलन के दूर हो जाने से, प्रेमी प्रेमिका अगर एक दूसरे से पृथक हो गए, विलग हो गए, तो प्रिय मिलन से थोड़ा दूर हो जाने वाले कामजन्य संताप के अतिरिक्त अन्य कोई वहाँ ताप भी नहीं है, अन्य कोई पीड़ा भी नहीं है। और प्रणय कलह के अतिरिक्त प्रेम कलह में, अगर प्रेम में थोड़ा रूठना हंसना, कभी ये प्रेम के व्यापार हैं। आप अपनों को कभी सर पे चढ़ा कर देखिए भाई, ये तो होता है, ये जब थोड़ा प्रेमी प्रेमिका होंगे, थोड़ा जब मुँह लगी होगी, तो एक दूसरे को कभी अच्छा भी लग जाता है, खराब भी लग जाता है, लेकिन मान मनौती करके सब ठीक हो जाता है। तो उस प्रणय कलह में कि कहका प्रणय कलह के अतिरिक्त अन्य किसी वजह से, अन्य किसी कारण से किसी प्रकार का वियोग भी नहीं है। अरे थोड़ा वियोग होगा तो इधर थोड़ा इधर बैठ जाएंगे, उधर बैठ जाएंगे, बाद में थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है, मान मनावती हो जाती है। और अंत में कहा युवावस्था के अतिरिक्त उसमें कोई दूसरी अवस्था भी नहीं है। यौवन युवावस्था के अतिरिक्त कोई और अवस्था वहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से उस अलकापुरी के
आप देख रहे हैं सौंदर्य का वर्णन कालिदास कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं यहाँ पर। अब समय भी हो गया है और हम लोग अब इसको पढ़ेंगे, अभी जल्दी नहीं है। तो आज का समय हो रहा है, तो आज का शुभारंभ हो गया उत्तर मेघ का। और आप सब लोग पुनः एक बार उत्साहवर्धन करने के लिए सामने दिख रहे हैं सब लोग, जो भी हमारे सुशील तिवारी, कन्हैया मिश्रा, प्रतिभा जी को देख रहा हूँ, सब हमारे सामने दर्शक दिखाई जो पड़ रहे हैं। तो आप लोग इस तरह जुड़े रहिए। हम लोग भी अभी घर से ये सब सुविधाएं मिल रही हैं। महाविद्यालय भी बंद चल रहे हैं, महाविद्यालय खुलेंगे तो हम लोग भी व्यस्त हो जाएंगे। तो जो भी सदुपयोग हो रहा है समय का किया जाए। और अब तो वैसे भी मेघ हमारे यहाँ आज है, हमारे यहाँ देखिए आषाढ़ भी शुरू नहीं हुआ, पूरा जेठ हमारे यहाँ आषाढ़ बन गया है। मेघदूत का पारायण होते होते यहाँ मेघदूत हमारे यहाँ प्रयागराज में तो देख रहा हूँ पूरे जब से मेघदूत प्रारंभ है पढ़ाना, एक दिन भी ऐसा नहीं बारिश न हो रही। और इसमें तो घनघोर पूरा आषाढ़ का महीना लगा है अभी, जबकि आषाढ़ यहाँ लगा नहीं। तो मेघ प्रसन्न है, आप लोग भी आनंद ले रहे हैं और हम लोग भी अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तो बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो लोग भी दर्शक श्रोता हमारे आत्मीय गुरुजन, प्रियजन, सुरजन सुन रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और संयोजक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी हमको कल उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, पूरा होना चाहिए, आप विराम कैसे लेंगे, अभी उत्तर मेघदूत हो। तो भाई उनकी स्वीकृति हो गई, तो फिर स्वाभाविक है आप सबका स्नेह, आप सबका उत्साहवर्धन मनोबल मिल रहा है, तो अच्छा है, आनंद ले रहे हैं हम लोग। तो चलिए फिर कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।